इन पाकिस्तान। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत एक पर्टिनेंट टॉपिक भी है, बड़ा क्रिटिकल इशू है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन कि इस वक्त पाकिस्तान में पानी की क्या सिचुएशन है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए। देखें, पाकिस्तान में जो पानी की इस वक्त पूरी मिकदार है, वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ प्लमेटेड from about 5,000 meter cube per capita in early 50s to less than 1,500 meter cube per capita। तो इस वक्त पाकिस्तान में around 1,500 meter cube per capita आपके पास पानी मौजूद है। ये पर कैपिटा से मुराद पर पर्सन होता है। अब ये एक ऐसा फिगर है जो कि हम बॉर्डर लाइन है, क्योंकि अगर 1000 से आप नीचे हो जाएं 1000 मीटर क्यूब पर कैपिटा से। क्या आप घर बैठे किसी भी वक्त CSS की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट, जहां आपको मिले बहुत सा मुफ्त स्टडी मटेरियल, कोर्सेज जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं, रीसेंट टॉपर से गाइडेंस और बेशुमार वीडियो लेक्चर्स मुनासिब कीमत पर। तो आज ही आगाज करें अपने कामयाबी के सफर का। तो आप एक वाटर स्कार्स कंट्री के तौर पर डेजिग्नेट होते हैं। वो आप देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, पाकिस्तान बिकेम अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन 2000, लेस देन 1700, एंड अथॉरिटी से पाकिस्तान इज डेस्टिन्ड टू बिकम वाटर स्कार्स, अ डेजिग्नेशन फॉर अ कंट्री विद लेस देन 1000 मीटर क्यूब पर कैपिटा। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और बड़ी क्रिटिकल पाकिस्तान एक सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है। अगर हमने उसका कोई हल ना निकाला तो इसकी बहुत खतरनाक रैमिफिकेशंस हो सकती हैं। साथ ही हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, पानी की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 90% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो पाकिस्तान की कंप्लीट पाकिस्तान के पास जो पानी है उसमें से 90% आर एलोकेटेड टू इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। तो ये एक बहुत आप देख सकते हैं कि एक सीरियस किस्म का इशू है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एक मेजर वो है और उसके साथ ही जो एक 65% लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके 65% लोगों का लिंक एग्रीकल्चर से है और एग्रीकल्चर इन टर्न पानी के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वाटर क्राइसिस में, और ये भी हम देख लेते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं। ये एक हम एनालिसिस करेंगे वाटर क्राइसिस का और उसमें डिफरेंट तरीक़ों से उसका ब्रेकडाउन देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। इन सारे तरीक़ों से हम वाटर क्राइसिस का एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस, फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस क्राइसिस में। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे इसका। मोर देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इट्स अ हिस्टोरिकल एनालिसिस कि पाकिस्तान जो आज जहां पे खड़ा हुआ है इसकी क्या वजह है। अब देखते हैं थोड़ा सा शुरू से। देखिए, पाकिस्तान 1951 में उसके पास अराउंड 5000 मीटर क्यूब पर कैपिटा पानी था और पाकिस्तान एक्चुअली वाटर सरप्लस था। तो पाकिस्तान बहुत एक बेहतर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। फिर 50s, 60s, 70s में बहुत बेहतर सूरत हाल थी। वापडा देखिए 1959 में बनता है, वारसक डैम 1960 में बनता है, मंगला डैम 1967 में बनता है, तरबेला डैम 1976 में बनता है। तो रैपिडली हम देख रहे हैं कि 50s, 60s और 70s में वाटर डेवलपमेंट हुई है, रिजर्वॉयर्स बने हैं, डैम्स बने। तो पाकिस्तान वॉज गोइंग वेरी गुड। अब इसमें होता क्या है कि इवेंचुअली यहाँ तक तो पाकिस्तान इज गोइंग रियली फाइन इन टर्म्स ऑफ वाटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या होता है कि फेलियर टू बिल्ड एनी मेजर डैम इन द लास्ट 40 ईयर्स। तरबेला डैम के बाद इवेंचुअली हम कोई मेजर डैम नहीं बनाते और नेक्स्ट जो डैम इन लाइन है दैट इज कालाबाग डैम, और उस पर कंसेंसस नहीं बिल्ड होता और इवेंचुअली पाकिस्तान कोई बड़ा डैम नहीं बनाता। अब ये देखें कि फ्रॉम द कमिशनिंग ऑफ तरबेला एंड अप्रूवल ऑफ द आमिर बादशाह डैम इन 2008 नो मेजर डैम बिल्ड
अब दयामिर भाषा डैम पे काम हो रहा है, लेकिन उससे लेके 76 तक बीच में कोई नहीं बन सका। तो ये हमने इसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस किया कि शुरू में पाकिस्तान के जो है वो सिचुएशन अच्छी फेवरेबल थी, लेकिन इवेंचुअली जो है वो काफ़ी वीक हो गई सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ वाटर डेवलपमेंट। फिर हम देखते हैं वो क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस में। और सबसे पहले लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर में यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बिल्ड हो सका। कालाबाग डैम बनना था, उसमें हर जो मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस जो इन्वॉल्व हैं उनको कोई ना कोई रिजर्वेशंस थे। जो केपीके है वो कहते थे कि पानी जो है वो काफ़ी एरियाज़ के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि नौशहरा वगैरह ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे अगर ये डैम बनता है। सिंध को उस पर यह एतराज़ था कि पानी का प्रेशर इतना कम हो जाएगा, क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी कि सिंध तक नहीं पहुंचेगा। तो उसमें मल्टीपल उसके टेक्निकल हैं पहलू, लेकिन ये है कि उस पर पोलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सका। अगली चीज़ है इंटर प्रोविंशियल वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। देखें पाकिस्तान में चूँकि पानी एक बहुत अहमियत रखता है, स्पेशली सिंध और पंजाब में। स्पेशली सिंध और पंजाब में क्यों? क्योंकि ये दोनों मेजरली इनकी जो इकॉनमी है वो एग्रेरियन है और एग्रीकल्चर इन दोनों में प्रैक्टिस होती है। और इंडस जो है हम देखें अगर नॉर्थ से ऊपर आती है तो सिंध पंजाब से नीचे है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन साउथ में। तो ये एक इसके ऊपर बड़ा इशू रहता है कि पानी की शेयरिंग के ऊपर। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वाटर एकॉर्ड हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। वाटर एकॉर्ड 1991, और ये जो है इंटर प्रोविंशियल आप कह सकते हैं वाटर एकॉर्ड था ताकि पानी को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक अथॉरिटी बन गई इरसा के नाम से, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान की टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को जो कि 114 MAF बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई जगह पे ये 130 MAF पे आता है, डिपेंडिंग कि आपका सोर्स क्या है। ये कंप्लीट जो पाकिस्तान के पानी है इंडस रिवर सिस्टम में क्वांटिटी उसको ये डिनोट करें, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कि डिफरेंट सूबों में किसका कितना हिस्सा होगा। तो इंटर प्रोविंशियल वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स पे एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की वाटर डेवलपमेंट में एक आप कह सकते हैं कि आगे तरक्की नहीं हो सकी। आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द वाटर क्राइसिस, सबसे पहले इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। देखें पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट कैनाल्स जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि दरियाओं से पानी एग्रीकल्चर तक लेके जाते हैं, उनमें पानी सीप कर जाता है और एक मेजर क्वांटिटी ऑलमोस्ट 2/3 जो है, अब आप देखें 76 MAF आउट ऑफ 114 ये सीप कर जाता है इन कैनाल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का, 76 MAF। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दयामिर बादशाह विल ओनली स्टोर 8 MAF, तो कितनी बड़ी प्रोपोर्शन है 76 MAF जो उसमें इरिगेशन सिस्टम में लूज हो जाता है। वो किस तरह लूज होता है? देखिए फर्स्ट करें, ये कैनाल है, ये मैं आपको उसका एक स्लाइस दिखा रहा हूँ, सेक्शन दिखा रहा हूँ, और ये इसमें पानी है कैनाल में से गुजर रहा है। होता क्या है कि ये ग्राउंड में पानी सीप कर जाता है और उससे क्या होता है कि पानी इसमें से कम होना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली इसका हल ये है कि यहाँ पे आप लाइनिंग ऑफ द कैनाल करें ताकि एक बैरियर क्रिएट हो जाए और पानी उस तरह सीप ना कर सके, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड हैं। तो कैनाल्स में बहुत ज़्यादा पानी सीप कर जाता है। ये आप कह सकते हैं कि हमारी गवर्नेंस से रिलेटेड एक इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इशू है, मेंटेनेंस से रिलेटेड एक इशू है। एंड इनएफिशिएंसी कॉज बाय लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर इन्वेस्टमेंट, के रिपेयर नहीं होते, उसको जो है ओवरहॉल करने की ज़रूरत है वो नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर इस किस्म की पॉलिसीज़ कि शुगर केन जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उसको जो है हम ग्रो करते हैं, वो पानी जितना लेता है उतनी उसकी यील्ड नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो इस किस्म के क्रॉप्स भी हमें नहीं लगाने चाहिए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये गवर्नेंस और पॉलिसी रिलेटेड हम देख रहे हैं इश्यूज, इन्होंने भी वाटर क्राइसिस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। फिर हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आपने पेपर में भी इसी तरह डाइवर्स उसका एक एनालिसिस करना है। अगर ऐसे में आ जाए तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करें, अगर 20 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं तो इनको कंप्रेस कीजिएगा। सबसे पहले देखें करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पाकिस्तान के उसमें सिस्टम में बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स हैं, लोग हैं जो कि इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह से भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है।
और करप्शन की वजह से जो है वो पूरा का जो पूरा निज़ाम इरिगेशन का वो मुतासिर होता है। उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं ख़ास तौर पे निचले स्केल्स की, उनकी इतनी सैलरीज नहीं होती, इसलिए वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकता है। फिर लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी पब्लिक में जो है पानी की जो एक अहमियत है वो इतनी उनको अंदाज़ा नहीं है, पानी हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। फिर इसमें आप ये देखें कि हम लोग की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से भी पॉपुलेशन पे जब पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम वाटर पर कैपिटा कहते हैं, वो कम होता है। क्योंकि ये वाटर कैपिटा का मतलब क्या होता है, वाटर पर कैपिटा का वाटर पर पर्सन, तो वाटर पर कैपिटा आपका कम होता जाता है जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, स्ट्रेन आता है ज़्यादा रिसोर्सेज पे और ज़्यादा लोगों पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। पॉपुलेशन का हर दूसरे फैक्टर पे बड़ा ही एक नेगेटिव जो है ना आउटकम होता है, इसलिए आपने पॉपुलेशन को ज़रूर ऐड करना है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखें जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर क्राइसिस में। सबसे पहले हमारे जो बड़े डैम्स हैं तरबेला, मंगला, उनमें सिल्टिंग हो रही है जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी कम हो गई है। सिल्टिंग क्या होती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये अगर आपका डैम है, फर्ज करें ये एक स्ट्रक्चर है डैम का, डैम इस तरह से होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है वो बना दिया जाता है और ये इसके ऊपर पानी यहाँ पे रोका जाता है जिसको रिजर्वॉयर कहते हैं। तो ये सारे का सारा पानी है जो कि रोका जा रहा है और डैम इसी को कहते हैं। लेकिन सिल्टिंग क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो कि दरियाओं से पानी आ रहा होता है, सिल्ट जमा होती जाती है और उससे करते करते टोटल जो आपके डैम की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अगर देखें ये नीचे वाला सारा सिल्ट आ गया है तो हमारे जो अब पानी की कैपेसिटी है वो यहाँ तक रह जाएगी, तो पानी की कैपेसिटी कम होगी जो कि पहले ये भी पार्ट था। उससे हुआ क्या है कि हम लोगों की जो कैपेसिटी है इन डैम्स की वो रिड्यूस हो गई है। तो पानी भी जो है वो अब उन डैम्स में उस तरह स्टोर नहीं हो रहा सिल्टिंग की वजह से। एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसने ओवरऑल पानी की क्वांटिटी को कम कर दिया है। फिर पूरा इंडस रिवर सिस्टम जो है वो भी बहुत, उसके अंदर पानी का फ्लो वैसे कम हो गया है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, और स्नोफॉल कम हो रही है और इस तरह के कई फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के रिवर्स में पानी कम होता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। कहा जाता है कि 1/3 ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव मेल्टेड। तो हिमालयन ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो गए हैं और उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ी से रिसीड कर रहे हैं ग्लेशियर्स। होगा क्या कि शुरू में तो पानी बढ़ जाएगा जब वो उनमें वो पिघलेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। इसलिए बहुत ख़तरनाक फैक्टर है जो कि पाकिस्तान को इस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस, और इम्पैक्ट्स का भी हम इन्हीं सारी डायमेंशंस में एनालिसिस कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इन सारी के सारी डायमेंशंस पे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको बहुत इफेक्ट होगा। अराउंड 30% ऑफ द GDP इज़ आर एग्रीकल्चर। 30% ऑफ द GDP इज़ एग्रीकल्चर, लेकिन 65% ऑफ द लेबर फोर्स इज अटैच्ड टू एग्रीकल्चर। पानी कम होगा, क्रॉप्स इतने यील्ड नहीं करेंगे, ये सारे के सारे लोग उससे इफेक्ट होंगे और बहुत इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जिन लोगों का जरिया माश ही तब्दील हो जाएगा, जो कि अब ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो या तो शहरों की तरफ आएंगे या वो नए जरिए माश देखेंगे। तो इससे बड़ी ही एक सीरियस किस्म का नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है क्रिएट होता नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट क्रिएट होता है। वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगी, आपकी अर्बनाइजेशन होगी और टोटल जो डेमोग्राफी है वो पूरे मुल्क की चेंज होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को एक मल्टी डायमेंशनल उसका एनालिसिस किया जाए, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट्स। जब पानी कम होना शुरू हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि प्रोविंसेस की भी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं
और उससे होगा ये कि दोनों उस एक लिमिटेड से रिसोर्सेज के पीछे लड़ेंगे और इससे हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को भी ख़तरा हो सकता है, नेशनल इंटीग्रेशन को भी ख़तरा हो सकता है इससे। और इसके बहुत ख़तरनाक जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि जब पानी कम होना शुरू हो जाएगा तो उससे डिफरेंट ऑर्गेनाइज क्राइम्स को भी इंसेंटिव मिलेगा कि वो पानी की ब्लैक मार्केट और उसके इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे कि कराची में पानी की किल्लत होती है तो वहाँ पर टैंकर माफिया है, इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, पानी निकाल के बेचती हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो फिर जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि बड़ा एक सीरियस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ इफेक्ट्स। देखें, पानी की कमी जो है वो पानी की कंटेमिनेशन उसके साथ लिंक्ड है। जब पानी कम होता है एट द सेम टाइम इट गेट्स मोर कंटेमिनेटेड, तो पानी की कंटेमिनेशन और वाटर बॉर्न डिजीज़ के भी बहुत चांसेस हैं। पब्लिक हेल्थ इफेक्ट्स एक बहुत सीरियस कंसर्न है। एट द सेम टाइम आप ये देखें कि पेस्टिसाइड्स और अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि हम फेंकते जाते हैं अपने छोटे नालों में, वो नाले जाके दरियाओं में गिरते हैं, जो पानी रह जाएगा वो भी टोटली जो है वो यूजलेस हो जाएगा। और ये सारा जो पानी है इंडस्ट्रियल वेस्ट और पेस्टिसाइड्स वाला, ये सीप करके नीचे ग्राउंड वाटर में भी आ जाता है और उसको भी कम्प्लीटली जो है वो कंटेमिनेट कर देता है। तो पब्लिक हेल्थ इफेक्ट्स भी आएंगे जब पानी कम हो जाएगा और जो पानी होगा वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। पाकिस्तान में ये बहुत सीरियस कंसर्न है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेरा, डायरिया, इन चीज़ों से जो है वो उनको काफ़ी जो है वो हेल्थ इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। फिर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स बड़े सीरियस हैं पाकिस्तान के लिए वाटर क्राइसिस के, और वो इस तरह से सीरियस हैं कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि इन पानी के ऊपर ही रेस्ट कर रहे हैं। इन पानी के ऊपर पूरी बायोडाइवर्सिटी उसमें रेस्ट करती है, जैसे कि इंडस बेसिन, इंडस डेल्टा जो है। इंडस डेल्टा क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, ये मैं पाकिस्तान का मैप बना रहा हूँ, और पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह है कि यहाँ से इंडस आता है और आके यहाँ पे सिंध में वो गिर जाता है। दूसरे दरिया भी इंडस में आ जाते हैं और ये कहलाता है इंडस रिवर सिस्टम। ये इंडस रिवर सिस्टम कहलाता है और ये सिंध में, यहाँ पे सिंध में इसका डेल्टा है। तो डेल्टा कौन सी जगह होती है जहाँ पे दरिया जो है वो समंदर में गिरता है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे दरिया जो है इंडस समंदर में गिरता है। अब जो डेल्टा रीजन होता है ना, डेल्टा रीजन में किस तरह होता है कि बहुत दरिया इस तरह एक आके नहीं पूरे में गिर जाता, उसमें मल्टीपल उसकी इस किस्म की ट्रिब्यूटरीज बनी होती हैं, छोटी छोटी, ये जो मैं बना रहा हूँ। तो ये पूरा जो रीजन होता है जिसमें इस किस्म की एक सिचुएशन होती है जिसमें मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज जाके वो समंदर में गिरती हैं, ये डेल्टा होता है उस रिवर का। इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी होता है, बर्ड्स होते हैं, फिशेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मैंग्रोव्स हैं और कई तरह की जो है वहाँ पे फ्लोरा फौना एग्जिस्ट करता है। अब जब पानी वहाँ पहुँचता ही नहीं है तो उससे पूरे का पूरा जो इंडस बेसिन डेल्टा है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और उससे होता क्या, जब पानी इतना पहुँचता नहीं इंडस डेल्टा तक, जो आपका समंदर है वो भी लैंड पे इंक्रोच करना शुरू हो जाता है। जो आपका समंदर होता है इट पुशेस द सी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पूरे का पूरा इंडस बेसिन डेल्टा तबाह हो रहा है। वहाँ पे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये इस किस्म के फॉरेस्ट होते हैं जो कि पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, ये भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये बहुत यूनिक किस्म की एक बायोडाइवर्सिटी है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है। वहाँ पे इकोसिस्टम्स हैं, फिश, श्रिम्प्स, इंडस डॉल्फिन्स, वो भी सारी की सारी हम देख रहे हैं कि एक्सटेंट होती जा रही हैं। तो ये सारे का सारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी हो रही है वहाँ पे डैमेज। इसलिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी इसके बहुत सीरियस किस्म के हैं। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस फॉर वाटर क्राइसिस क्या हैं, क्या इसका हल है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस हम देखेंगे, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस देखेंगे और इवेंचुअली हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि क्या इसके डिफरेंट किस्म के हल निकल सकते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस, और क्या क्या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इरिगेशन सिस्टम की इनएफिशिएंसी है, 2/3 जो सीप कर जाता है
उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या होगा कि लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स, जो कैनाल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी आप ये फ़र्ज़ करें ग्राउंड है, ये जो रेड में मैंने बनाया, और ये कैनाल है, इसकी लाइनिंग की जाए यहाँ पे जिस तरह होती हैं, और ताकि जो पानी सीप करता था इस तरह से वो होना बंद हो। और एक मेजर प्रोपोर्शन जो पाकिस्तान का है वो पानी ज़ाया हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक आपको बजट रिक्वायर्ड है, बट नॉनदलेस इट्स इम्पॉर्टेंट। उसको स्टेजेस में कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है जो कि करना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इरिगेशन सिस्टम, उसको एफिशिएंट बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर पानी किस तरह इंक्रीज़ होगा, रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे, डैम्स बनाने पड़ेंगे। इसीलिए डैम फंड और ये इसकी सारी बात होती है कि डैम बनाए जाएं। डैम इज़ द मोस्ट critical method, important method to create a sort of water security for a country। क्योंकि देखें जब डैम बनता है, फर्ज करें ये एक डैम बनाया गया है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक कंटेनर बन जाता है आपके मुल्क के लिए, और वो पूरे का पूरा पानी जो उसके अंदर होता है वो फिर आपके मुल्क के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो रिजर्वायर्स हैं वो क्रिएट करने बहुत ज़रूरी है, जिसको हम डैम कहते हैं। उससे फिर आप उस पानी की एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम जो हैं वो वाटर क्राइसिस से भी निकल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिजर्वायर्स बनाएं। भाषा डैम पे काम हो रहा है, और भी करें। कालाबाग डैम को भी हम रिवाइव कर सकते हैं। एक अच्छी इफेक्टिव वाटर पॉलिसी हो, ऑल 2018 में आ चुकी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी बनाया जाए। और जिस तरह शुगर केन की हमने बात की थी, इस किस्म के जो हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, उनको जो हैं हम डिस्करेज करें, और प्रोडक्टिविटी टू कंज्यूम वाटर रेशियो को, कितनी प्रोडक्टिव यील्ड है, उससे मुल्क को प्रॉफिट कितना है और उस पर पानी कितना लग रहा है, इस तरह के मैट्रिक्स को भी यूज़ करके डिसाइड किया जाए कि किस तरह के हमने क्रॉप्स लगाने हैं, और दूसरे क्रॉप्स लगाएं जो कि पानी कम लेते हैं और इवेंचुअली उसमें आउटपुट ज़्यादा है। इस किस्म की पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वाटर मैनेजमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज होना चाहिए। वाटर सप्लाई से हट के हमें वाटर डिमांड को मैनेज करना चाहिए। इसमें क्या फ़र्क है? वाटर सप्लाई क्या है? एक अप्रोच तो ये है कि पानी की किल्लत है, पानी को बढ़ा दिया जाए, पीछे से पानी ज़्यादा है। वाटर डिमांड मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि एंड पे जो वाटर की डिमांड है उसको कम किया जाए। तो इट मीन्स द सेम थिंग। तो वाटर डिमांड को जो है मैनेज किया जाए इंस्टेड ऑफ वाटर सप्लाई। देन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर, ये भी एक मैट्रिक होता है कि आप कितने क्रॉप्स को लगा रहे हैं और कितने उसकी एक पर एकड़ यील्ड कितनी हो रही है। इसको भी देखें, पॉलिसीज़ में इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करें। देन स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने करप्शन और मैनेजमेंट और गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ की बात की थी, उनको कर्व करने का ये तरीका है कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, कालाबाग डैम आज भी एक वायबल एक सोल्यूशन है पानी का, इसको फॉलो करें, इसके ऊपर जो है कंसेंसस बिल्ड करें, इवेंचुअली उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। फिर इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं इनको भी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोविंसेस के आपस में जो इंटर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि सिंध, पंजाब और इरसा जो अथॉरिटी है, उसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा और एम्पावर करना चाहिए। उन चीज़ों को रिजॉल्व करें ताकि एक पेज पे आए। फाइनली हम आते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप प्लीज़ ज़रूर पेपर में ऐड कीजिएगा। इनोवेटिव सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि इस किस्म के सॉल्यूशंस जो कि हम लोकल लेवल पे कर सकते हैं या पॉलिसी में फंडामेंटल जो हमारी अप्रोच है उसको चेंज करके कर सकते हैं। देखिए, पहले तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि जो मॉनसून का सरप्लस है उसको हम सेव कर सकें। कम्युनिटी लेवल पे, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे हम ऐसे रिजर्वायर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका मॉनसून का जो फेज़ होता है गर्मियों में, उसका जो एक रेन का सरप्लस है वो वेस्ट आता है, उसको किसी तरह हम हार्वेस्ट कर सकें। तो हम इसको हार्वेस्ट करने की भी एक पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देन वी कैन यूज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एज अपोज टू फ्लड इरिगेशन सिस्टम। फ्लड इरिगेशन सिस्टम क्या होता है कि फर्स्ट करें आपका एक खेत है, स्पेशली जो आपकी राइस की फील्ड्स होती हैं उसमें फ्लड इरिगेशन यूज़ होता है। फ्लड इरिगेशन क्या होता है कि पानी को इस तरह से खड़ा रखा जाता है, ये आपको नज़र आ रहा है,
काफ़ी देर खड़ा रखा जाता है, इस तरह से राइस की कल्टीवेशन होती है। अब इसमें होता क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर दैट इज वेस्टेड। तो एक दूसरी ऑल्टरनेट अप्रोच ये है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, स्पेशली उन क्रॉप्स के लिए जिसमें ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी है। तो ड्रिप इरिगेशन में एक ड्रिप सिस्टम होता है पूरा, और वो पानी को सिर्फ जितनी मिकदार रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उतनी ही दे रहा होता है। तो ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ स्प्रिंकलर सिस्टम्स लग सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम्स में आपके स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, एंड एज अपोज टू फ्लड इरिगेशन, इसमें भी पानी जो है वो बड़ा लिमिटेड फॉर अ सर्टेन टाइम स्पैन जो है वो दिया जाता है। इससे भी पानी को रिड्यूस किया जा सकता है। फिर इसमें ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर भी आ जाता है, जो बहुत एक बड़ी क्वांटिटी पानी की, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे कई फैक्टर्स की वजह से जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको भी दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सारे का सारा पानी इवेंचुअली रिवर्स में आ जाता है, उससे पहले उसको ट्रीट करके रीयूज़ किया जा सकता है, दोबारा इंडस्ट्रीज़ में प्रॉबेबली यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स। पाकिस्तान के पास अरेबियन सी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक सी अवेलेबल है, लेकिन जो समंदर का पानी होता है वो यूजेबल नहीं होता, वो सैलाइन होता है, वो डेली यूज़ उससे नहीं हो सकता। तो वाहिद तरीका उसको यूज़ करने का क्या होता है कि आप डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाएं, उसमें से जो सॉल्ट है उसको सेपरेट कर लें और पानी को सेपरेट करके फिर यूज़ कर सकें। गवादर में एक डीसैलिनेशन प्लांट लगा है पाकिस्तान का। इस किस्म के डीसैलिनेशन प्लांट्स लग सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं फार्मिंग की, स्पेशल वेजिटेबल्स वगैरह में, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग है, जिसमें वर्टिकली जो है वो फार्म किया जाता है, और उसमें फ़ायदा क्या होता है कि पानी जो है वो वर्टिकली होता है यूज़, ऊपर से नीचे आता जाता है, और सारे जो हैं वो एक ही पानी से मिनिमम वेस्टेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखे। डू ऐड दम इन योर पेपर, और इससे जो है आपके पेपर में काफ़ी क्वालिटी आएगी। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और वाटर को डील करने के लिए। देखें, पाकिस्तान की एक वाटर पॉलिसी है जो कि 2018 में बनी, और इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो उसी पॉलिसी में से ही एक्सट्रैक्टेड हैं। तो पाकिस्तान की ये एक वाटर पॉलिसी है 2018 की। आप इसको भी ज़रूर अपने क्वेश्चन में ऐड करें, इससे सब्सटेंशिएट होगा आपका आंसर। उसके साथ ही वाटर चार्टर भी साइन हुआ 2018 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम से। तो ये दो ज़रूर ऐड करें, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट के नेशनल वाटर पॉलिसी फॉर्मुलेटरी 2018 में।